हमारे माता पिता और बड़ों ने हमेशा हमें ये बताया है कि गीले हाथों से कभी भी बिजली के स्विच या सॉकेट को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है और हमें बिजली का झटका भी लग सकता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा सोचें, तो क्या इस बात का मतलब ये है कि पानी भी धातुओं की तरह विद्युत का सुचालक होता है? यानी क्या पानी से भी विद्युत प्रवाहित हो सकती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से धातुओं से होती है? तो इसका उत्तर है कि पूरी तरह से नहीं। ये दरअसल इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के पानी की बात कर रहे हैं। अच्छा, यही बात लागू होती है सभी प्रकार के द्रवों के लिए भी। जैसे कुछ द्रव बिजली के बहुत अच्छे संवाहक होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। ये धातुओं से थोड़ा अलग होता है क्योंकि लगभग सभी धातुओं में बिजली प्रवाहित हो सकती है। तो ऐसा क्या होता है जिससे ये तय होता है कि कोई द्रव विद्युत का सुचालक होगा या नहीं? अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि किसी भी पदार्थ को विद्युत का चालक होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। उसमें ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो गति कर सके और अपने साथ साथ विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके, यानी विद्युत आवेश को अपने साथ लेकर गति कर सके। और धातुओं में ये काम करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं और उन पर विद्युत आवेश होता है, यानी कि वो विद्युत आवेश को अपने ऊपर लेकर गति करते रहते हैं। तो धातुओं में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश को, विद्युतीय आवेश को लेकर के चलते हैं। इसलिए जब हम सर्किट में उपयोग करने के लिए धातुओं के तार बनाते हैं, तो उन तारों में पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है जब सर्किट बंद हो जाए तब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का देना, एक पुश देना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन गति कर सकें। तो यहाँ पर जो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह दिख रहा है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा। इसी से हमारे पंखे घूमते हैं और हमारे बल्ब जलते हैं, और जो भी हम बिजली के उपकरण काम में लेते हैं वो इसी विद्युत धारा से चलते हैं। तो अभी आपने जाना कि धातुओं में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। लेकिन द्रव या तरल पदार्थों का क्या? द्रव में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? द्रव पदार्थों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से नहीं होता, बल्कि आयन्स के माध्यम से होता है। आयन ऐसे कण होते हैं जो कि गति करते हैं और उन पर आवेश होता है, यानी कि वो आवेश को लेकर गति करते हैं। और आयन कैसे बनते हैं? आयन ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स या तो प्राप्त किए हैं या फिर खो दिए हैं, और खोने पर या प्राप्त करने पर ये जो होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं, जिससे आयन बनते हैं। जैसे जब आप इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो इन पर धनात्मक आवेश आ जाता है, तो धनात्मक आयन बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर ऋणात्मक आवेश आता है, जिससे कि ऋणात्मक आयन बनते हैं। इसका एक उदाहरण है NaCl या फिर साधारण नमक, जो खाने वाला नमक होता है। तो जब खाने वाला नमक बनता है तब सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, जिससे उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है और Na+ बन जाता है। वहीं जो क्लोरीन का परमाणु है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोराइड आयन यानी कि Cl- में बदल जाता है। अच्छा, अब किसी भी द्रव में ये आयन कैसे आएंगे? 3 प्रकार के यौगिक या कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में आयन बनाते हैं। एक है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। जब इन यौगिकों को पानी में मिलाया जाता है तो वो टूट जाते हैं और टूटकर आयन बन जाते हैं। स्वतंत्र रूप से चूंकि ये घूम सकते हैं, ये मुक्त आयन होते हैं, और इन्हीं के जरिए जो द्रव है उसमें से विद्युत प्रवाहित हो पाती है। इसको समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक गिलास पानी है और अब इसमें हम NaCl यानी कि जो खाने की नमक की हमने बात की, हम इसमें खाने का नमक मिला दें, तो ये जो नमक है वो सोडियम और क्लोराइड आयन में विभाजित हो जाएगा, और इन दोनों आयनों की सहायता से अब इस पानी में जो विद्युत है वो प्रवाहित हो सकेगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी द्रव में मुक्त आयन है तो वो बिजली का सुचालक होगा, वहीं अगर उसमें मुक्त आयन नहीं है तो ये बिजली का कुचालक होगा, यानी कि अच्छी तरह से इसे प्रवाहित नहीं कर पाएगा। अच्छा, चलिए, तो अब हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल आने वाले कुछ अन्य द्रवों की जांच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नींबू पानी की।
तो जो नींबू का रस होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि उस घोल में आयन बनाता है, इसलिए ये विद्युत का एक सुचालक है। अगला द्रव है सिरका या विनेगर। सिरके में एसिटिक एसिड होता है जो कि द्रव में घुलकर आयन बनाता है और इसलिए ये भी बिजली का एक सुचालक हुआ। अब चलिए अगला द्रव देखते हैं, वो है साबुन का घोल। तो साबुन क्या होता है? साबुन एक क्षार होता है और इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी घोल में घुलने पर आयन बनाता है, इसलिए ये भी एक सुचालक है। अब अगला द्रव है खाना पकाने वाला तेल। अच्छा, इसमें ना तो कोई अम्ल होता है, ना तो कोई क्षार होता है, ना ही लवण होता है। तो आप बताइए कि ये बिजली का सुचालक होगा या कुचालक? जी हाँ, ये द्रव में घुलकर आयन नहीं बनाता है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। इसी प्रकार से जो अगला द्रव है वो है शुद्ध अल्कोहल और इसमें भी कोई आयन नहीं होते, इसीलिए ये भी विद्युत का कुचालक होता है। और अब अंत में हम आते हैं सबसे जरूरी द्रव पर, जो कि है पानी। तो पानी के बारे में बात करते हैं। पानी विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक? इसी की बात की थी हमने वीडियो के एकदम शुरू में। तो जो शुद्ध आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर होता है वो द्रव में घुलकर आयन नहीं बनाता, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जो पानी हम हर रोज उपयोग करते हैं, जैसे कि नल का पानी या फिर पीने का पानी, उसमें लवण घुले हुए होते हैं जो कि द्रव में आयन बनाते हैं और इस वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और यही कारण है कि अगर हमारे हाथ गीले हों तो हमें कभी भी बिजली के सॉकेट को या बिजली के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में क्या जाना? हमने जाना कि धातुओं में विद्युत इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बहती है, वहीं द्रव पदार्थों में विद्युत आयन के जरिए बहती है। ये आयन मिलते हैं अम्ल, क्षार या फिर लवण से। ऐसे तरल पदार्थ जो कि शुद्ध होते हैं, जैसे कि आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर या फिर तेल या अल्कोहल, ये कुचालक होते हैं विद्युत के। ये अच्छी तरह से विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते। वहीं नल का पानी, पीने का पानी, नींबू रस, सिरका वगैरह विद्युत के सुचालक होते हैं।